शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का क्या नाम था? रियल नंबर, वो लिखते हैं। रियल नंबर से आप क्या समझते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले इससे पहले जो नंबर्स हैं उनके बारे में हमें जानना होगा। सबसे पहला जो नंबर आता है उसका नाम है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है ये तो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता रहा हूं आपको। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि काउंटिंग नंबर होते हैं, स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक, 1 2 3 4 ऐसे करते करते आप अनंत तक गिन सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इंग्लिश की लैंग्वेज में इंफिनिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बेसिकली मैंने क्या बताया आपको, ये जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते टिल पॉजिटिव इंफिनिटी तक, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स तक हम बढ़ते जाएंगे। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिसमें हम काउंटिंग नंबर्स को ऐड कर लेंगे और एक और नंबर आता है जो कि 0, उसको लेकर के चलेंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते टिल इंफिनिटी तक। तो होल नंबर बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसने झोला लिया हुआ है, वो झोला लेकर के चलता है, ठीक है, और रास्ते में उसको कुछ नंबर्स मिलते हैं जैसे कि पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 ऐसे करते करते वो कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद रास्ते में उसको मिलता है एक 0। उसने जैसे ही उस झोले में 0 को ऐड किया, अब वो झोला जो है वो होल नंबर का हो गया। फिर समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। इसके बाद जो नंबर आता है उसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर बेसिकली क्या होता है वो बताते हैं। तो इंटीजर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स हो, 0 हो, पॉजिटिव नंबर्स हो। यानी कि 0 तो था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ऐसे करते करते प्लस के डायरेक्शन में इंफिनिटी तक, वैसे -1 -2 -3 ऐसे करते करते माइनस के डायरेक्शन में इंफिनिटी तक, ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। बेसिकली वो जो पर्सन होल नंबर वाला झूला लेकर चल रहा था, उसको रास्ते में कुछ नेगेटिव नंबर्स मिले, अब उसने उस नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर लिया। अब उसका जो झूला कहलाएगा वो इंटीजर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसके पास इंटीजर्स के झोले आएंगे। इसके बाद जो नंबर आता है उसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जो कि आप बचपन में ही पढ़े होंगे, पढ़े ही होंगे ना, नहीं पढ़े हैं तो हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो रैशनल नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होता है, बेसिकली रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जो p और q वो इंटीजर्स होने चाहिए और जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर बेसिकली वो नंबर है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q जो भी होगा वो सब क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स को हम दिखाते हैं z से। तो ऐसे ही जो भी नंबर्स हैं उनको कुछ ना कुछ कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को w से किया जाता है, इंटीजर्स को z से किया जाता है और रैशनल को q से किया जाता है। तो बेसिकली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर होना चाहिए, लेकिन जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी बात है सोचने वाली कि अब देखिए ये 3/5 है, इसको हमने 3/q के फॉर्म में लिख दिया तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि 0/1 तो ये भी हो जाएगा क्योंकि p और q इंटीजर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं 5/0 लिख दिया तो 0 जो है यहाँ पर जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था, इसके वजह से ये तुम्हारा रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। 0 से हम किसी चीज को डिवाइड ही नहीं कर सकते ना बेसिकली, तो वहां पर याद रखना जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नंबर आता है नंबर सिस्टम में वो आता है इररेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इररेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं p से। इररेशनल नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बाकी जो भी डिफिनीशन है रैशनल नंबर वाली वही डिफिनीशन होगी। यानी कि हम बोलेंगे अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0।
यानी जहां हम रैशनल नंबर में वो डिफिनेशन बोलते थे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर बोलेंगे हम नहीं लिख सकते हैं। तो सेम डिफिनेशन होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते एंड पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन क्यू 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। अब हमने सारे नंबर सिस्टम को तो सीख लिया, अब आते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल होता है, ठीक है। बस, तो यहां सर आप लोगों को पूरा नंबर सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसी में बहुत जगह क्या होता है, असर्शन रीजनिंग पूछे जाते हैं कि क्या सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं, क्या सभी होल नंबर रियल नंबर होते हैं, क्या सभी रियल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, ये सब पूछा जाता है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए मैं एक आपको बहुत ही अच्छा मेथड बताता हूं। देखिए, जैसे ही आप ऊपर से नीचे आएंगे, यानी कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक आएंगे, जो भी बातें आपसे पूछी जाएगी तो वो आप बेझिझक करके आप प्रूफ बोल सकते हैं। कहीं कहीं होल्ड करना होगा, सोचना होगा, आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होगा, लेकिन जब आप रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां पे परफेक्टली आपको होल्ड करना ही होगा, उस सेंटेंस को समझना होगा, पहले ही जवाब नहीं देना है, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स पूछूंगा आपसे, मैं पूछता हूं क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो देखिए हम ऊपर जा रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन, तो होल नंबर में क्या आता है, 0 आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में तो नहीं आता है। इसका मतलब जो मैंने पूछा क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो वो फॉल्स है, ठीक है। अब मैं पूछता हूं क्या सभी रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल इरेशनल, यानी वो सभी नंबर्स, ठीक है, चाहे वो रैशनल है चाहे इरेशनल है, वो रियल नंबर में लाई करेगा, यानी सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। अब मैं पूछूं क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं, नहीं भाई, क्योंकि p बाई क्यू एक क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म है। अब जैसे मैंने 5/2 लिख दिया, क्या लिख दिया, 5/2, ठीक है। अब ये 5/2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी तुम्हारी 2.5। क्या 2.5 इंटीजर्स हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस तरह आप समझ सकते हैं ये नंबर सिस्टम है, और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे असर्शन हो चाहे रीजनिंग हो, आप आराम से कर सकते हैं। इसके सेकंड, इसके आगे जो भी पढ़ाना है वो हम पढ़ा रहे हैं, इसको पहले इरेज करते हैं, ठीक है, आप लिख लीजिए। इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ये तो आपको पता होगा, बट प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, इस चीज में बहुत लोग ही कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो उस चीज को मैं अभी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर आप जानते ही हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल, और 2 की डिविजिबिलिटी क्या करती है कि यूनिट डिजिट पे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो इवन नंबर होगा। लेकिन यही ऑड नंबर में क्या कहा जाता है कि अगर यूनिट डिजिट 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, और 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ये जो डिजिट्स लिखे हैं ये यूनिट डिजिट लिखे हैं। यूनिट डिजिट का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, ये वंस प्लेस को कहा जाता है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, वंस प्लेस। जैसे मैं लिखा 5, 6, 7, 8, 6, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका है 6, तो ये क्या हो जाएगा, इवन। अब मैं ये 4, 3, 2, 1, 5, 9 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या है, 9 है, तो ये ऑड होगा, ठीक है। तो इवन ऑड क्लियर हो गया। अब आते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, दोज नंबर्स which have only 2 factors, ठीक है। कौन कौन से, एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, itself। फैक्टर का मतलब वो होता है जो उसको डिवाइड करे, ठीक है। यानी जैसे मैं कहूं 4 को डिवाइड करने वाले कितने लोग हैं, 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है ना, ठीक। तो ये जो है, ये जो 1, 2, 3, 4 है, ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके पास केवल 2 फैक्टर्स हो, एक 1 हो और एक itself, यानी वो नंबर खुद हो, ठीक है। इसके बाद आता है कंपोजिट।
कंपोजिट नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो, जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो। यानी कि अगर 1 एंड इटसेल्फ के अलावा, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा, ठीक है, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज लिख रहे हैं, ठीक है, समझ जाइएगा, के अलावा अगर कोई भी आ जाता है तो समझ लीजिए कि वो कंपोजिट नंबर है। अब इसके एग्जांपल दिखाते हैं आपको। अब जैसे स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 को काटने वाला तो केवल 1 ही है ना, 1 का फैक्टर केवल 1 है, तो ये ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा। अब आता है 2 पर, 2 को डिवाइड करने वाला 1 है और 2 है, ठीक है, इसके पास कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर है। इसके बाद आता है 3 पर, 3 को काटने वाला 1 है, 3 है, यानी इसके पास कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं, यानी ये क्या है? प्राइम है। अब आता है 4, 4 को काटने वाला 1, 2 और 4 है, यानी इसके पास कितने आ गए? 3 फैक्टर्स आ गए, और 3 फैक्टर्स आते हैं क्या बोलेंगे? कंपोजिट। समझ गए होंगे प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। जिसके पास 1 और वो नंबर खुद वही केवल 2 ही फैक्टर्स हों, उसको डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 ही लोग हों, इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर्स है, ठीक है। और ऐसे नंबर्स जिसको डिवाइड करने वाले, ठीक है, 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। यहाँ तक प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं को प्राइम क्या होता है, ठीक है। को प्राइम नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स, 2 numbers which have only one as a common factor, यानी कि उन दोनों को एक साथ डिवाइड करने वाला कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होना चाहिए। जैसे मैं अभी एग्जांपल ले लूं 4 और 5, 4 को डिवाइड करने वाला 1 है, 2 है एंड 4 है, बट इसके पास 1 और 5 है। देखो यहां पर दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है। इसका मतलब 4 एंड 5, ठीक है, यहां पर नहीं लिखेगा आप लोगों को। इसका मतलब 4 एंड 5 जो कि को प्राइम है, क्या है? को प्राइम, ठीक है। अब यहां पे मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं 8 और ये लेता हूं 4, 1 2 4 8, और यहां पर क्या है? 1 2 4, ठीक है। इसके पास जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, 2 है, 4 है, यानी कि ये जो 4 और 8 है ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है। तो को प्राइम क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को पढ़ते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है चाहे वो कोई भी नंबर हो, ठीक है, नंबर में मतलब इंटीजर, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो, हम उसको प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, और ये जो भी फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होगा, ठीक है। देखते हैं, जैसे ये स्टेटमेंट कहता है एवरी इंटीजर, ठीक है, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन 1, ठीक, कैन बी expressed as a product of primes, and this product is unique regardless of the order, मतलब हम ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे बात करें कि ये आपका 8 है, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। वैसे ही अगर मैं लिखूं 12, ठीक है, तो 12 को आप कहेंगे कि इस तरह लिखे कैसे जाता है, बहुत लोगों को तो नहीं आता। देखिए आपको बता देते हैं जो बेसिक से जान ले, तो 2 से अगर डिवाइड करें तो 6 हो जाएगा, 2 से फिर डिवाइड करें तो 3 हो जाएगा, 3 से फिर डिवाइड करें 1 हो जाएगा, यानी कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और है कि अभी मैंने बोला रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर, यानी ये ऑर्डर क्या होगा, ये कुछ भी हो सकता है। मैं चाहूँ तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू
2 भी लिख सकता हूँ। मेरा मन किया मैं क्या कर सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। ये जो भी है ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन जो इनके फैक्टर्स है वो यूनिक है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर ये भी बोला हूं ना कि ये भी यूनिक होना चाहिए, यानी हर नंबर के पास एक यूनिक फैक्टर्स का प्रारूप होगा, ठीक है। अब आते हैं क्या, अब इसी में हमें पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है। तो इसको पहले हम मिटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जाता है इसी एनसीईआरटी में से ही, ठीक है, आपके सिलेबस में है कि कैन 6 के पावर n will end with 0 if n is an natural number, ठीक है। यानी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि कैन 6 के पावर n कैन बी, एक क्वेश्चन पूछता है आपसे is 6 के पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी नंबर हो, मान लीजिए कि आपने लिखा 2 के पावर n, तो 2 के पावर अगर 1 लिखेंगे तो 2 आएगा, 2 के पावर 2 लिखेंगे तो 4 आएगा, ऐसे करते करते जाएंगे तो क्या कभी 0 आएगा लास्ट में, यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो 6 के पावर n जो होगा वो 0 से कभी एंड ही नहीं होगा, यहां पर 0 आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो 6 है उसके पास केवल 2 और 3 एज अ फैक्टर है, और किसी को भी अगर 0 से एंड होना है, अगर 0 से एंड होना है यानी उसके यूनिट डिजिट क्या आ जाए 0 आ जाए, तो उसके पास जो भी है a के पावर में कुछ भी है, ये जो a है इसके पास एटलीस्ट 2 इंटू 5 होना मस्ट है, इसके अलावा कुछ भी हो उससे मतलब नहीं। लेकिन अगर उसको एंड होना है 0 से, यानी a के पावर 1 रखें, a के पावर 2 रखें, a के पावर 3 रखें, कुछ भी रखें, ठीक, अगर उसको 0 से एंड होना होगा तो a के पावर 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर होना चाहिए। इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये कितना होगा 2 3 6 6 5 30, यानी अगर मैं ले लेता हूं 30 के पावर n, ठीक है। अब 30 के पावर तुम 1 लिखो तो ये ऐसे ही एंड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर 2 है 5 है तो ये एंड होगा, 2 है 5 है एंड होगा, 3 भी है उससे मतलब नहीं है। तो यानी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि एनी नंबर फॉर एंडिंग विद डिजिट 0 इट मस्ट हैव 2 and 5 एज अ फैक्टर। क्लियर हो गया? थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम के बारे में समझना होगा कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, उसके बाद आपको लगाना हम सिखाएंगे। जब बहुत लोगों को तो मीनिंग ही नहीं पता होता है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, बस सवाल लगा लेते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम का मीनिंग आपको नहीं पता होगा तो कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स के होते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ का जो मीनिंग होता है उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, देखिए जैसे बात करते हैं, ये है आपके पास एक 8 और ये है आपके पास एक कोई नंबर ये 40, ठीक है। अब हम बात करें तो इसके जो जो फैक्टर्स हैं उसको लिखते हैं, इतने इजी ले लेंगे तो ये तो हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं इसके जो जो फैक्टर्स हैं वो लिखते हैं, जैसे 1 है 2 है 4 है, फिर क्या है 8 है, ठीक है। और इनके फैक्टर्स क्या क्या हैं 1 2 फिर 4 फिर और कोई है 5, ठीक है। अब आगे निकालने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, आपको एक मेथड बताता हूं। देखिए 40 है, 1 इंटू 40 करेंगे, 1 इंटू 40 करेंगे 40 आएगा, 2 इंटू 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, फिर 3 का तो आता नहीं, 4 इंटू 10 करेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 5 इंटू 8 करेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, जो कि हम लिख चुके हैं। तो हमारे पास ये सारे रहे 40 के फैक्टर, उसको लिखते हैं 5 8 10 20 एंड 40। अब कहेंगे इसमें कि कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स। ये देखिए ये है ये है ये है ये है ये है ये है और ये है, तो लिखते हैं 1
2 4 8, लेकिन हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। तो हाईएस्ट इसमें कौन सा है, ये 8 है। तो जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 8 होगा। मतलब इसका ये है कि दो नंबर्स हैं, इन दोनों को कॉमनली डिवाइड करने वाला वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यही बताता है हमें एचसीएफ। अब आते हैं एलसीएम क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं एलसीएम क्या होता है। तो देखिए एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये है हमारे पास 5 और ये है हमारे पास 9। 5 का अगर हम टेबल लिखना चाहें तो लिखते हैं, हम क्या लिख रहे हैं, मल्टीपल लिख रहे हैं। तो 5 का मल्टीपल 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ऐसे करते करते बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 9 पे लिखें 9 18 27 36 45, तो उसके बाद जो भी होंगे वो और सारे होंगे, ठीक है। लेकिन इनमें हमें देखना है कि कॉमन कौन कौन से है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल में देखें तो सबसे पहले यही दिख रहा है आपको, 45 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद भी आगे होंगे, आगे भी होंगे, ये है कॉमन मल्टीपल, और भी होंगे आगे। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है लिस्ट। क्या चाहिए होता है, लिस्ट। लिस्ट मतलब वह सबसे छोटा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर, 45 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे भी जा सकते थे लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाता। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स के हम मल्टीपल लिखेंगे। मल्टीपल लिखते लिखते हमें कुछ ऐसे मल्टीपल मिलेंगे जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन हमें उन्हीं कॉमन मल्टीपल में से उसको चुनना है जो सबसे पहले आ रहा है। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के पर्पज से है, बाकी आपको मेथड्स मैं सिखाऊंगा, ठीक है। ये बस समझने के पर्पज से है कि एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। अब आते हैं आगे, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे जिसपे क्लास 10 पे कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आपको सिखाएंगे कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे क्लास 10 के बेसिस पे, ठीक है। देखिए, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 1। तो ये कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले 6 को प्राइम नंबर्स के रूप में लिखेंगे, तो 2 into 3 लिखेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के रूप में। और 180 को लिखेंगे तो लिखेंगे 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और क्या लिखेंगे 5। अब कहेंगे ये कैसे आया है, तो देख लीजिए, ठीक है। तो 180 है, 2 से काटेंगे 90, 2 से काटेंगे 45, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे 9, सॉरी 3 से काटेंगे 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। तो यहाँ पर 2 के पावर 2 आएगा, 3 के पावर 2 आएगा और 5 आएगा। अब आते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ जब भी लिखा जाएगा तो सबसे पहले देखिए क्या क्या कॉमन है। तो कॉमन में 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, लेकिन जब हम एचसीएफ लिखेंगे तो जो जो कॉमन है उसके लोवेस्ट पावर वाले को लेंगे। तो 2 के पावर 1 है और 2 के पावर 2 है, तो हम लेंगे 2 के पावर 1 वाला, ठीक है। और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 के पावर 1 कॉमन है, 3 के पावर 2 कॉमन है, तो हम क्या लेंगे 3 के पावर 1 है, यानी ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आते हैं एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम जब हम निकालेंगे तो वो लेंगे जो कॉमन है और कॉमन के साथ साथ हाईएस्ट पावर होना चाहिए। तो 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, और ये तो हमने ले लिया कि कॉमन है और हाईएस्ट पावर होना चाहिए, लेकिन ये 5 का क्या। तो जब एलसीएम निकालते हैं कॉमन तो लिखते ही लिखते हैं हाईएस्ट पावर के साथ, जो नॉन कॉमन है उसको भी लिखते हैं। तो नॉन कॉमन वाला क्या बचा, ये 5 बचा, इसको भी लिख लिया गया। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 180, ठीक है, क्या आएगा 180। तो ये रहा आपका एलसीएम और ये रहा एलसीएम। अब आप कहेंगे कि वो तो वही आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, अलग क्वेश्चन करेंगे तो यही तरीका अपनाएंगे। जरूरी है कि 6 आएगा और 180 ही आएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ गया है तो वो बात अलग है, लेकिन आप अगर यही तरीके से अगर दूसरे क्वेश्चन करते हैं तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसी में एक फॉर्मूला आता है जो कि क्वेश्चन को करने के लिए आसान हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं क्या, जब भी कोई भी नंबर हो वो नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। इस फॉर्मूले से क्या फायदा होगा, जैसे कोई नंबर आपको 2 दे दिया जाए और उसमें से आपको दे दिया जाएगा एचसीएफ, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा एलसीएम।
तो इस फॉर्मूले को लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दैट दोस नंबर, जो नंबर आपको दिया गया है वो यहाँ पर लिखेंगे, फिर लिखेंगे एचसीएफ को, और हमसे जो पूछ रहा है एलसीएम, तो एलसीएम पूछ रहा है तो इसको इधर लेके चले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा क्या, एलसीएम। अब आपको कहा जाए किसी नंबर्स में दे दिया जाए एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, आपको एक नंबर दिया, दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ एलसीएम लिखेंगे और एक नंबर जो दिया है वो लिखेंगे और दूसरा नंबर अपने आप आ जाएगा। अब जैसे मैं क्वेश्चन यही वाले को करके दिखाता हूँ, जैसे हमें ए तो दिया है, एक नंबर दिया है 180 और ए, इन दोनों का जो एचसीएफ और एलसीएम दिया है वो 6 दिया है और 180 दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। तो हमें वो नंबर दूसरा वाला निकालना है कि वो नंबर कौन सा है जिसका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, तो वो निकालने के लिए इसको नीचे भेजेंगे, तो 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 180, यहाँ पे काट देंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है ओनली फॉर 2 नंबर्स, ये जो है ये वैलिड है केवल 2 नंबर्स के लिए, ध्यान रखिएगा, 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है, 3 नंबर्स के लिए आपको यही मेथड अपनाना होगा, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। एक्सरसाइज का जो एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है वो आप आराम से कर लेंगे, उसके बाद आप साइड बुक करना है तो साइड बुक कर लीजिए, उसके बाद सैंपल बुक कर लीजिए। तो यहां तक पहले एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब आपको सिखाएंगे कैसे हम रैशनल इरेशनल प्रूफ करते हैं, मतलब हमें इरेशनल प्रूफ करना है बेसिकली। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो बचा हुआ है इरेशनल प्रूफ करना, तो अब हम सीखेंगे इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, बट बेसिकली हमारे एनसीईआरटी में 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको देखते हैं। जैसे टाइप नंबर 1 में आपको बता रहा हूं, प्रूफ करना है कि √2, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट, ये हम मानेंगे कि √2 इज अ रैशनल नंबर, ये मान लेंगे कि एक रैशनल नंबर है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट इट एज √2 इज इक्वल टू p/q, यानी कि अगर हमने मान लिया कि रैशनल नंबर है तो हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर वेयर जो p एंड q है वो को प्राइम होनी चाहिए, r को प्राइम, ठीक है। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू p² q²। अब इसको यहां लेते हैं, तो q² इज इक्वल टू p² लिख सकते हैं, है ना। यहां आप देख सकते हैं, सो हियर वी कैन सी दैट जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स p², देन 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, यानी हमने माना था कि p और q को प्राइम है, लेकिन ये जो 2 है वो p² को डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका मतलब वो p को भी डिवाइड कर ले रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 25 है, तो 25 को 5 डिवाइड कर लेता है, तो क्या 5 को भी डिवाइड करेगा ना, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यानी ये 5 को तो डिवाइड कर रहा है, तो वही बात लिखी हुई है कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है p² को, तो p को भी डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, लेट p इज इक्वल टू 2r, ठीक है। हम क्या करेंगे, कोई नंबर मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक क्या है, नंबर है, तो मान लेंगे। अब इसको पुट करेंगे कहां, इसको पुट करेंगे हम ये किसी भी इक्वेशन में, इसमें चाहे इसमें कहीं पुट कर सकते हैं, तो यही पुट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर पुट करते हैं 2 इज इक्वल टू q² इज इक्वल टू, यहां पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2r² अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 4r² और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहां से ये काट देंगे, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, 2r² इज इक्वल टू q², इसको इधर भेजेंगे, यानी r² इज इक्वल टू q² अपॉन में 2। अब यहां देख सकते हैं, लिखेंगे वी कैन सी दैट हियर वी कैन सी
that 2 divides q square, then 2 divides q also. हमने माना था कि p और q क्यूब प्राइम है, यानी कि p और q को डिवाइड करने वाला केवल 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 2 है वो p को भी डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, और यही जो 2 है वो q को भी डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि अदर देन 1 आ गया 2। इसका मतलब ये जो p और q है वो कोप्राइम नहीं है, यानी जो हमने मान के चला था वो सब गलत हो गया, ठीक है, यानी जो हमने माना था, हमारा जो भी assumption था वो रॉन्ग हो गया। तो हम लिखेंगे, ठीक है, as our assumption is being wrong, so under root 2 is not a rational number, ठीक है, hence under root 2 is a irrational number, under root 2 is a irrational number। पहला टाइप आपको समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं, उसके बाद टाइप 2 समझाते हैं, ठीक है। अब आते हैं टाइप 2 की तरफ, ठीक है। टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में बस मल्टीप्लाई में लिखा होता है टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 2√5 is an irrational number, ये हमें प्रूफ करना है। तो वही रूल अपनाएंगे, लिखेंगे लेट अस assume that 2√5 is a rational number। हम मानेंगे कि अंडर रूट 2√5 जो है वो आपका रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब इट मीन्स वी कैन राइट इट एज 2√5 is equal to p/q। इसका मतलब हम उसको 2√5 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जो p एंड q है वो इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है एंड कोप्राइम है। अब क्या करेंगे, इधर उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो 2√5 को हम क्या लिखते हैं, √5 is equal to p/2q, ये लिख दिए। अब यहां देखो कि ये रैशनल था, और 2 जानते ही वो रैशनल होता है, तो यानी ये वाला साइड पूरा क्या है, रैशनल है। यहां पर देख सकते हैं, लिख सकते हैं, हियर वी कैन सी दैट जो p/2q है इज अ रैशनल। ये क्या है, रैशनल है। इट मीन्स √5 must be a rational। इसका मतलब √5 भी रैशनल होना चाहिए, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 is an irrational नंबर, ठीक है। यानी हम कह रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो रैशनल है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस फैक्ट को, यानी वो फैक्ट जो है कि √5 एक इरैशनल नंबर होता है उसको गलत साबित कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं हेंस √5 is an irrational number। That's it, ठीक है। यही आपका प्रूफ हो गया, समझ में आया। तो यहाँ पर ये टाइप 2 था। अब आते हैं टाइप 3 की तरफ, इसको लिख लीजिए फिर मिटा करके बताते हैं। अब आते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 में हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस के रूप में लिखा होता है, उसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 2 - √3 इज एन इररेशनल नंबर। ये हमें प्रूफ करना है।
सॉल्यूशन में। लेट अस अज्यूम दैट, जैसा हमने टाइप 2 में किया था वैसे ही सेम टू सेम वैसे करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 2 minus root 3 is a rational number। हमने एज्यूम किया कि जो 2 रूट 3 है वो एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब इट मीन्स वी कैन राइट इट एज 2 minus root 3 is equal to p by q, where p and q are integers, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इधर उधर ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर जो 2 minus root 3 है p by q के फॉर्म में, उसको हम इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 2 minus p by q is equal to under 3, इसको इधर फिर लेते हैं, तो इसी चीज को पूरा रिवर्स कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हियर वी कैन सी that 2 minus p by q is a rational, क्यों? देखो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल, रैशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? रैशनल ही आएगा। इट मीन्स अंडर रूट 3 मस्ट बी अ रैशनल, ये भी रैशनल होना चाहिए। जब ये रैशनल है तो इक्वल है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए, must be a rational number, but this contradicts the fact that under root 3 is a irrational number, is an irrational number। ये उस फैक्ट को गलत साबित कर रहा है कि वो irrational नंबर होता है। तो hence 2 minus root 3 is an irrational number, ये एक irrational number, ठीक है। तो यहां पर आपका टाइप 3 भी खत्म हो गया, ठीक है। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको एक एक को लगाने हैं। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप आराम से लगा पाएंगे, बस इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो पूरे वेबसाइट पे, पूरे यूट्यूब पे बहुत सारे सोल्यूशन पड़े हुए हैं, वहां से आप सोल्यूशन भी देख लेंगे तो आप एकदम इस चैप्टर को सीख पाएंगे। इसी एनसीईआरटी में एक ऐसा टाइप है जो कि ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ है तो यानी इसको हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा पहले। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं? अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन में 2। अब ये हो जाएगा आपका टाइप 2। क्या हो जाएगा? ये टाइप 2। जैसे सॉल्व करवाए थे वैसे आप सॉल्व कीजिए। ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।